हेलो स्टूडेंट्स, लक्स टेस्ट सीरीज के आखिरी टेस्ट पेपर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 to 40। तो लेट्स डिस्कस नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज टू वायर्स ऑफ इक्वल डायमीटर्स। बेटा दो वायर दे रखे हैं इक्वल डायमीटर, ठीक है, ऑफ रेजिस्टिविटी रो 1 एंड रो 2 एंड लेंथ L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली आर जॉइंट इन सीरीज। सीरीज में ज्वाइन किया है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है और अगर आपको नहीं पता है तो आप निकाल भी सकते हैं। जैसे आर इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है R1 प्लस R2। जो दो रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं उनका इक्विवेलेंट जब हम निकालते हैं तो दोनों को ऐड कर देते हैं। अब आर इक्विवेलेंट को अगर हम लोग रिप्लेस करेंगे, हमारे पास जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है, रो L बाई ए। जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो रो इक्विवेलेंट L इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय ए। जब रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाता है बेटा तो जो एरिया होता है कॉमन एरिया वो क्या होता है, सेम होता है। व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसका जो रीजन है वो है कि जब सीरीज में आप जब जोड़ रहे हो दो रेजिस्टेंसेस को तो उसमें ये वाला जो एरिया होता है ये क्या होता है, कॉमन होता है। तो हम इसको क्या रखेंगे, ए ही रखते हैं। क्या रखते हैं, ए ही रखते हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू R1 की बात करें तो रो 1 L1 डिवाइडेड बाय A1 प्लस रो 2 L2 डिवाइडेड बाय A2। अब यहां पर A1 A2 और A तीनों क्या है, सेम है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे आपस में। तो व्हाट वी गेट इज रो इक्विवेलेंट। अब L इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा, इसकी लेंथ जो है वो L1 है, इसकी लेंथ क्या है, L2 है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो व्हाट वी विल गेट इज L1 प्लस L2 इज इक्वल्स टू रो 1 L1 प्लस रो 2 L2। अब यहां से रो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमें जो मिल जाएगा दैट इज रो 1 L1 प्लस रो 2 L2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है और हम लोग इसको डिराइव भी कर सकते हैं। सो अवर आंसर इज आंसर नंबर ए, रो 1 L1 प्लस रो 2 L2 L1 प्लस L2। आर यू क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अमीटर रीड्स अप टू 1 एम्पियर। एक अमीटर का जो रीडिंग है वो कितना है बेटा, 1 एम्पियर है। इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.81 ओम। टू इंक्रीज द रेंज ऑफ करंट टू 10 एम्पियर द वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर शंट। सिंपल सी बात है बेटा, एक ये अमीटर लिखा है, इसको आप क्या माने गैल्वेनोमीटर भी कन्वर्ट कर अज्यूम कर सकते हैं जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा है। जब भी हम लोगों को इसकी कैपेसिटी बढ़ानी होती है तो हम एक शंट लगाते हैं जिसकी वैल्यू मान लो S। ये जो रेजिस्टेंस है ये दिया हुआ है 0.81 ओम, इसका शंट की वैल्यू S। अभी पहले कितना करंट जा रहा था ऊपर वाले सर्किट से, 1 एम्पियर का करंट जा रहा था। अब मुझे टोटल करंट कितना चाहिए, 10 एम्पियर। तो 1 एम्पियर तो ऊपर से चले जाएगा, बाकी जो रिमेनिंग करंट है वो किधर से चले जाएगा, नीचे से चले जाएगा, 9 एम्पियर। तो अगर आप देखें तो ये दोनों ब्रांचेस काय में है, पैरेलल में है, और पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, V इंटू आर। V है V इक्वल्स टू होता है I इंटू आर। I कितना है 1 एम्पियर और जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 0.81। यही चीज अगर हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप इस सर्किट में निकालते हैं तो यहाँ करंट है 9 एम्पियर और जो रेजिस्टेंस है वो कितना है S। तो 9 इंटू S हो जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S? तो 0.81 डिवाइडेड बाय 9। अगर हम डेसिमल हटा देते हैं तो व्हाट वी गेट इज 81 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 100। 9 से इसको कैंसिल कर देंगे 9 टाइम्स, व्हाट यू गेट इज 0.09 ओम। ये हमारे शंट की वैल्यू हो जाएगी। सो आंसर इज आगरा। बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वायर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए कैरीज अ करंट I, ठीक है। देन द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर वायर इज, ठीक है बेटा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें एक स्क्वायर दिया है जिसमें 4 वायर्स हैं, हर साइड की लेंथ A है और इसमें करंट कितना फ्लो होता है, I। हमें जो करंट निकालना है, जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो कहाँ निकालना है, सेंटर पर करंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अगर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उन चारों वायर्स की वजह से, तो अगर एक वायर की वजह से अगर हम लोगों ने निकाल लिया उसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी गेट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल 4 वायर्स। तो हम लोग एक पर फोकस करते हैं ऑन दिस, ठीक। ये एक स्मॉल करंट कैरिंग वायर है जिसका जो एंगल है यहाँ पर 45 डिग्री बनेगा और यहाँ पर भी कितना एंगल बनेगा, 45 डिग्री। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो होता म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। जी सर, यही फॉर्मूला बनता है। अब करंट की वैल्यू उसने कितनी I दे रखी है, डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी A है
तो ये डिस्टेंस उसकी हाफ हो जाएगी, मतलब a/2 हो जाएगी। म्यू नॉट आई 4 पाई इंटू a/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन θ1 मतलब साइन 45, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और ये वाला भी एंगल जो ये भी 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 1/√2। ये एक वायर की वजह से हुआ, हमें कितने वायर की वजह से चाहिए, 4 वायर की वजह से, तो मल्टीप्लाइड बाय 4। जब मल्टीप्लाई 4 से 4 करोगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 घूम करके ऊपर चले जाएगा। सो व्हाट यू गेट इज म्यू नॉट आई इंटू 2 डिवाइड बाय पाई ए। जब इसको आप ऐड करोगे तो 1 + 1 2, 2/√2, तो 2/√2 इसको आप इससे कैंसिल कर दीजिए तो √2 हो जाएगा। आंसर इज 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई इंटू ए। ये हमारा आंसर हो जाएगा 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। आंसर इज सी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रेडियस ए एंड कैरिंग अ स्टेडी करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है बेटा, एक कंडक्टर है इस टाइप से, ठीक है, इसकी वजह से हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है। तो याद रखना कि इसके जो इनसाइड में होता है, अगर कुछ नहीं दिया है तो हम इसको क्या अज्यूम करेंगे, सॉलिड अज्यूम करेंगे, और सॉलिड के इनसाइड के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू x अपॉन a, और b आउटसाइड जो होता है, b आउटसाइड जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है बेटा 1/a के, 1x अपॉन a स्क्वायर। यहां पर a जो है ये क्या है बेटा, इस कंडक्टर की रेडियस है। a क्या है यहाँ पर, कंडक्टर की रेडियस, और x क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। और ये जो यहाँ पर x है, इसको x लिख देंगे हम लोग, x जो है वो सेंटर से क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। तो यहां पे देखेंगे तो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब भी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तब क्या होता है, हाइपरबोला होता है। तो ऐसा ग्राफ ढूंढना है हमें जो a से पहले, जब अंदर रहेगा, जब डिस्टेंस a से कम है तब स्ट्रेट लाइन हो, और उसके बाद क्या हो, हाइपरबोला हो। सो ऐसा स्ट्रेट लाइन और हाइपरबोला का एक ही ग्राफ है, दैट इज आंसर 8। सो ये हमारा आंसर हो गया, आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का टाइम पीरियड बेटा तो डायरेक्टली हमें सबको पता ही होता है, 2t = 2 पाई √i अपॉन mb। इसका डेरिवेशन भी किया जा सकता है, t क्योंकि हमें पता होता है 2 पाई बाय ओमेगा होता है। ओमेगा की वैल्यू हम लोग जो है ऑसिलेशन से निकाल सकते हैं, लेकिन ये हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं, हमें डायरेक्टली याद होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, दैट आंसर इज 2 पाई i अपॉन mbh। अंदर एक ही आंसर है, आगरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज मैक्सिमम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क पासिंग थ्रू। ओके ठीक है, ये एक डिस्क दे रखी है बेटा, और उसमें 4 पॉइंट दे रखे हैं, A, B, C और D। आपसे पूछा गया है कि किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब लिया जाएगा तो वो मैक्सिमम होगा। एक चीज याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब ज्यादा होता है जब डिस्टेंस फ्रॉम मासेस ज्यादा होती है। डिस्टेंस फ्रॉम मासेस जो होती है वो ज्यादा होती है। ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पर मासेस के डिस्टेंस उस पॉइंट से सबसे ज्यादा हो जाए, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो सबसे मिनिमम होता है। mi इज मिनिमम। तो हमारा कभी भी सेंटर ऑफ मास तो लेना ही नहीं है, मतलब आंसर आगरा लेना ही नहीं है। तो सर ये नहीं लेना है तो इसके पास वाले पॉइंट भी नहीं लेना है, क्योंकि इसके पास मिनिमम है। जब इसके पास वाले पॉइंट्स पर जाओगे तो उससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, लेकिन जितना दूर जाते जाओगे उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता जाएगा। तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से आप रखोगे उतना ज्यादा आपका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डी पॉइंट हो नहीं सकता, सी पॉइंट हो नहीं सकता, केवल बचा क्या, बी पॉइंट। सो बी पॉइंट का आंसर जो होता है हमारा ये होता है ए, दैट इज बी। नेक्स्ट, a particle of mass m is situated at the center of a spherical shell of same mass and radius a. The magnitude of the gravitational potential at a point situated at a distance a/2 distance from the center. एक क्वेश्चन है जिसमें क्या बोला है कि एक स्फेरिकल शेल है जिसका मास कितना है, कैपिटल M है, रेडियस कितनी है, स्मॉल है। द पार्टिकल आर सिचुएटेड एट द सेंटर, इसी के सेंटर पर एक और मास रखा हुआ है कैपिटल M। आपसे पूछा है
जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो कि कितने डिस्टेंस पर, a/2 डिस्टेंस पर, मतलब यहां से ये वाले डिस्टेंस पर आपको क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पॉइंट P पर। तो यहां पर देखिए बेटा, दो मासेस है, एक तो शेल खुद और एक ये जो मास अंदर सिचुएटेड है, ये दो मासेस है। तो जो शेल की वजह से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल P पर होगा वो होगा Gm/a, क्योंकि अंदर के हर पॉइंट पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन इस मास की वजह से जब आप निकालोगे तो वो हो जाएगा Gma/a/2। क्यों? क्योंकि सर इससे डिस्टेंस Gm/r, हमारा जो फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल Vg का जो फॉर्मूला होता है Gm/r होता है, तो Gma/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे सो व्हाट वी गेट, ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो 3Gm/a, ये हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा P पॉइंट पर। सो ऐसा आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ब्लैक बॉडी, बेटा ये ब्लैक बॉडी है, a black body has the maximum wavelength lambda m at 2000 Kelvin. Its corresponding wavelength at 3000 Kelvin will be। तो बेटा ये ब्लैक बॉडी का क्वेश्चन है। आपको पता है कि ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर या वेवलेंथ होती है मैक्सिमम, वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, जो वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्ब या इमिट करती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है, वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन जो कम एब्जॉर्ब कर रही है, रेडिएट कर रही है, वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर लैम्डा m1 डिवाइडेड बाय लैम्डा m2, इन दोनों को डिवाइड किया जाए, दैट इज T2/T1, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनिशियल हमारी जो वेवलेंथ है वो कितनी थी, लैम्डा m, तो दिस इज लैम्डा m, ये हमें फाइंड करना है, इसको x लिख देते हैं। जो फाइनल टेम्परेचर था वो कितना था, 3000, और इनिशियल टेम्परेचर कितना था, 2000। जब इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 3/2। x को इधर शिफ्ट कर देंगे, सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ x, 2 लैम्डा m डिवाइडेड बाय, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतने टेम्परेचर हमें मिलना चाहिए, आंसर इज 2/3, मतलब बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल गैस कोरस्पॉन्डिंग टू एडियाबैटिक चेंज हैज द फॉलोइंग प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर के हमें कुछ रिलेशनशिप दी हुई है एडियाबैटिक के। तो वैसे तो ये याद होती है, लेकिन अगर नहीं याद है तो हम लोग निकाल सकते हैं इसको। हमें पता होती है एडियाबैटिक के लिए PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये पता होता है। लेकिन अब हमें जो रिलेशन चाहिए वो किसके किसके बीच में चाहिए, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस PV इक्वल्स टू nRT होता है, जी सर होता है। तो हमें रिप्लेस करना है वॉल्यूम को किससे, टेम्परेचर से। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू या प्रोपोर्शनल हो जाता है T/P के। तो हम वॉल्यूम को रिप्लेस कर देंगे किससे, T/P से। तो T/P से जब आप इसको रिप्लेस करेंगे सो व्हाट वी गेट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब भैया प्रेशर यहां पर भी, प्रेशर यहां पर भी, इसको अलग अलग, पावर को अलग अलग कर दीजिए। पावर को अलग अलग करेंगे तो T की पावर गामा इनटू ये P की पावर, ये ऊपर जाएगा तो बेटा पावर जो हो जाती है माइनस में हो जाती है, इसलिए ये हो जाएगा P की पावर -1 गामा। अब जब मल्टीप्लीकेशन में तो पावर से ऐड हो जाती है, तो P की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पे माइनस गामा है, तो 1 माइनस गामा इंटू T की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन। ऐसा कोई सा वैल्यू है P 1 माइनस गामा T गामा, सो आंसर इज बॉम्बे। ऐसे आप किसी का भी रिलेशन निकाल सकते हो। प्रेशर वॉल्यूम का पता होता है हमें, टेम्परेचर वॉल्यूम का, टेम्परेचर प्रेशर का, किसी का भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये है बेटा हमारे 40 तक के क्वेश्चंस रहे। ठीक है, तो आई होप ये पेपर बहुत आसान रहा था आपके लिए। ये आपका आखिरी टेस्ट था। इसके बाद आप लोगों के पास 6 दिन बचे हैं नीट के प्रिपरेशन के लिए। होप आप लोग अच्छी तैयारी करेंगे। पेपर बहुत सिंपल आता है बेटा नीट का। थोड़ा सा हमें फोकस करना होता है हमारी एक्यूरेसी पर, हमें फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। कई चैप्टर जो होते हैं जो आपको बिल्कुल आपकी प्रिपरेशन ही, लेकिन कम से कम आपको उसके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। जैसे कि अभी हम लोगों ने इसके पहले जो क्वेश्चन किया था ब्लैक बॉडी का, तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन इसमें एक रिलेशन बहुत छोटा सा है, लैम्डा m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब भी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर और वेवलेंथ का साथ रिलेशन आता है हमें ये पता होना चाहिए। सो होप कि ये भी पेपर आपका अच्छा गया होगा। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।